अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे आज की बड़ी अहम खबर से। विफाकी काबीना ने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फैसला कर लिया है, उसकी मंजूरी दे दी है। ये पाबंदी 10 अक्टूबर को TLP की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो जलाओ घराव किया गया, जो पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरे किए गए, उसके पेश नजर लगाई गई है। कितना जरूरी और कितना दुरुस्त फैसला है और इसके असरात क्या होंगे, इस पर सलीम बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे इसराइली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल जो है वो मंजूर कर लिया है, मगर इस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्देमल देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल को हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि अरब ममालिक के साथ वादा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के ये अल्फाज कितने काबिल एतबार हैं या फिर सिर्फ फेस सेविंग के लिए मीडिया पर इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। इन एडिशन टू दिस, मिस्र ने यह मुतालबा किया है कि गजा में भेजी जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स को अक़वाम मुत्तहिदा का अप्रूवल हासिल हो ताकि उसे एक लेजिटिमेसी मिल सके, जबकि इसराइल तुर्की अफवाज की इस बैनुल-अक़वामी फौज के में शमूलियत के बिल्कुल जो है वो खिलाफ है। सारी सूरत के पेश नजर गजा के अमन मंसूबे का मुस्तकबिल क्या होगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली, इमरान खान से मुलाकात ना होने पर एहतजाजन वज़ीर आला KP जो है वो अडयाला रोड पर उन्होंने धरना दे दिया है और कहा है कि बानी की मंजूरी के बगैर हरगिज काबीना नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही जुनैद अकबर ने भी अपनी पार्टी को ये मशवरा दिया है क्योंकि अदालतें उनकी मर्जी का इंसाफ नहीं कर रही, तो लिहाजा अदालतों के खिलाफ अदम एतमाद किया जाए। इन तमाम मामलात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। कैसी हैं आप सायरा, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, वफाकी काबीना ने एज यू नो के तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है। बुखारी साहब, कितना ज़रूरी था ये फैसला? यूँ लगता है जैसे आज का दिन जो है काफ़ी फेटफुल दिन जो है वो साबित हुआ है। इसके लिए मेरे ख्याल से हमें नाज़रीन के साथ आज ये शेयर करना पड़ेगा कि ये नौबत क्यों आई है। वो हम बाद में जाएंगे, पहले इस फैसले की तरफ आते हैं। देखिए, ये फैसला जो है इनेविटेबल था और लग रहा था कि इस जमात पे पाबंदी लग जाएगी। उसकी क्या वजूहत हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहली बात तो यह कि TLP की क़यादत ने आप बैल मुझे मार के मिसदाक हर वो काम किया जो किसी भी पार्टी को बैन करने के लिए काफ़ी होता है जी। ठीक है जी। पहली बात तो यह है कि गज़ा में यानी मुआहदा हो जाने के बाद एहतजाज की कॉल देना वॉज अनजस्टिफाइड। यानी वहाँ गज़ा के लोग जश्न मना रहे हैं, आप चले हैं अमेरिकन एम्बेसी के सामने मुजाहरा करने के लिए, एहतजाज करने के लिए। दूसरी बात कि क़यादत ने कहा कि वो हर सूरत में अमरीकी सफारत खाने तक ज़रूर जाएंगे क्योंकि उन्होंने एहतजाज वहीं पर करना है। मैं आपको ये बताऊं कि रेड जोन जो है इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी वफाकी काबीना हुकूमत की है। वहाँ अगर आप जाएंगे तो फिर हर चीज़ वल्नरेबल हो जाएगी। PTI भी वहीं जाना चाहती थी, अगर आपको याद हो। एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा से ज़्यादा जी। उन्होंने 2014 का धरना जो दिया था तब भी वो जाना चाहते थे रेड जोन में, आपको याद होगा। उसके बाद 4 मरतबा जो चढ़ाई की गई, दे वांटेड टू गो टू रेड जोन, तो इसलिए वहाँ तो किसी ने उन्हें जाने देना नहीं था। तो ये लॉजिकली ये बात जो है ये काफ़ी थी इसके लिए कि उनको रोका जाए कि वो वहाँ तक ना पहुँचे। तीसरी बात कि इब्तिदा में ही पार्टी के कारकुन जो है वो तशद्दुद पर उतर आए। अगर आपको याद हो, जब वो लाहौर अपने मरकज़ से चले हैं तो पुलिस के साथ पहली मुठभेड़ उन्होंने कर ली थी, पुलिस की गाड़ियों पे कब्जा कर लिया था, पुलिस के लोगों को अगवा कर लिया था, उनके ऊपर तशद्दुद किया था। ये आपके सामने है। इसकी फुटेज हम अपने लोगों को दिखा चुके हैं। बात ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या ज़रूरत पेश आई थी, ये तो अब मतलब है माजी की बात रह गई है, लेकिन ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने असला छीना जो बाद में फिर मुरीद के इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर, ठीक है जी। चौथी बात यह है कि मुरीद के में धरने के दौरान हुकूमत, अस्करी क़यादत और सूबाई हुकूमत ने और मरकज़ी हुकूमत ने कोशिश की कि उनको इस बात पर राज़ी कर लिया जाए कि आप अपना ये एहतजाज मुलतवी कर दें, हमारे साथ बैठ जाएँ, हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो भिपरे हुए थे। उन्होंने किसी किस्म के मुज़ाकरात से ये कह के इनकार कर दिया कि पहले हमारी ये शर्तें पूरी करें जिसमें बहुत से दहशतगर्द जो जेलों में हैं उनकी रिहाई और वगैरह वगैरह वगैरह। जब पुलिस ने और सूबाई हुकूमत ने अल्टीमेटली क्रैकडाउन का फ़ैसला किया, तब उन्हें होश आई कि ये हम क्या कर बैठे। तब उन्होंने कहा कि आइए हमसे मुज़ाकरात करें। तब फिर अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत, सूबाई क़यादत इस मूड में बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हदूद से तजावज़ कर लिया हुआ था। पुलिस की गाड़ियाँ जलाई थी, आम शहरी जो जा रहे थे उनकी गाड़ियाँ रोक के उनकी फैमिलियों को निकाल के गाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया था। ये सब कुछ जो है ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने किया। ऐसी सूरत हाल में बदतरीन नौबत उस वक्त आई जब किसी ऊपर वाली जगह से यानी किसी छत से गोलियां मार के एक इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया। ये आपके सामने है, ये कोई झूठ नहीं है, ये हक़ाइक़ से बिल्कुल ठीक है जी। लिहाजा ये दे आस्क्ड फॉर इट, मतलब है अब चॉइसेस क्या हैं।
जी। बैन तो लग गया है लेकिन सरवाइव तो करना है ना। अभी भी उन्हें चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकाले कि अथॉरिटीज़ के साथ, अस्करी क़यादत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए अपने ऊपर से ये बैन हटवाएं। ये दूसरी दफ़ा लगा बैन इनके ऊपर, पहली दफ़ा नहीं है। पहली दफ़ा लगाया किसने था? जो पार्टी अब उनकी हिमायत कर रही है, जो पार्टी उनके लिए हड़ताल की कॉल दे रही है। यानी पीटीआई ने 2021 में उनके ऊपर बैन लगाया और 2025 के अंदर वो उनके लिए अपने वर्कर्स को कह रही हैं कि हड़ताल करें, जो कि किसी ने नहीं सुनी है, जैसा कि पहले भी उनकी इस किस्म के कॉल्स का हशर हुआ है। बुखारी साहब, आपने उनको मशवरा दिया कि मुज़ाकरात के थ्रू जो है मामला सेटल डाउन कर लें, बैन तो हट जाएगा, लेकिन जो मुकदमात हो रहे हैं क्या इनसे छुटकारा इतनी आसानी से मिल सकेगा? क्योंकि ये क्या आपको लगता है कि 9 मई की तरह इसको डील किया जाएगा? देखिए, अगर तो बात नहीं बनती है और अब चूंकि बैन लग गया है, मैं अभी बाद में तफसील आपको बताऊंगा जो आज उज़्मा बुखारी ने बताई है कि इनके कितने बंदे गिरफ्तार हैं, उस तरफ हम आते हैं। पहले हम ज़रा ये निपट लें। देखिए, शुरू से ये 2000 बनी थी ये जमात और इसके कायद थे उस वक्त खादिम हुसैन रिजवी साहब जी, ठीक है। इनका लबो लहजा जो है इब्तदा से ही बड़ा अजीब रहा है कि वो सियासी जमातों के लीडरों को, अपनी मुखालिफ दीनी जमातों को ये अल्फाज, ये वोकैबुलरी थी उनकी जो फिर आगे इनहेरिट की उनकी औलाद ने भी, वो भी उसी तरह मुखातब करते थे। इन सब चीज़ों ने उनको इस नहज तक पहुंचाने में यानी मुआवनत की है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा इनकी यानी सोशल मीडिया हैंडलर्स ने किया, वो ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना अवाम के मुफाद में है, ना ही हुकूमत के मफाद में है। 34 के करीब उनके जो हैंडलर्स हैं उनको यानी 34 के करीब जो उनके सोशल मीडिया आउटलेट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और उनके जो हैंडलर्स थे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। क्रैकडाउन इज़ सीरियस, बहुत सीरियस क्रैकडाउन है। अब वो इससे कैसे बचेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर हम लिबर्ट और ये बताएं कि ये बैन करने का पार्टी जो है ये इख्तियार हुकूमत के पास होता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पार्टियाँ बैन होती हैं। 25 के करीब ममालिक ऐसे हैं जहाँ सियासी पार्टियाँ और दीनी यानी मजहबी जमातें जो हैं वो बैन होती रही हैं। उनमें अमेरिका है, उनमें चाइना है, उनमें पाकिस्तान है, उसमें बांग्लादेश है एंड सो ऑन सो। आपके सामने सारी मिसालें मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है इसकी नौबत क्यों पेश आई है ये तो आपने बता दिया है, लेकिन क्या ये फैसला दुरुस्त साबित होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए? हम कई बार अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि जब आप स्टेट के साथ मत्था लगाते हैं, चाहे वो मोस्ट पॉपुलर पार्टी हो, चाहे उसकी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी हो, चाहे कुछ भी हो, यू कैन नॉट फाइट द स्टेट। ना ही आपको करना, आपको सियासी रास्ते निकाल के मसाइल को हल करके अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना होता है, ना कि ये कि आप स्टेट के ऊपर चढ़ाई कर दें। देखिए, ये फिनोमिनल सेइंग है, ये प्रोवर्बियल सेइंग है कि नोबडी इज टॉलर देन स्टेट। ये बार बार बात कही भी गई है और ये बार बार बात साबित भी हुई है। कम बैक टू लॉन्ग मार्च ऑन इस्लामाबाद जो पहले लाहौर से शुरू हुआ था, किसी एक जनरल की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, अगर आपको याद हो, वज़ीराबाद में फिर उसका क्या हशर हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद 3 मरतबा इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का मज़ीद कोशिश की गई, जिसमें 24 और 26 नवंबर इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल। आपको ये भी याद होगा जब वहाँ से अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी जो हैं वो जिस तरह से फरार हुए थे पीर सुहावा के रास्ते से, वो भी आपके सामने है जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्टेट के साथ मत्था लगाने की बजाय आपको अपने मसाइल के हल के लिए पॉलिटिकल ऑप्शन जो है वो इख्तियार करना चाहिए। ये जो बैन की बात है, ये तो हमने बता दिया कि पार्टी 2 दफ़ा बैन हो चुकी है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको बैन किया गया था, जिसके ऊपर से बाद में ये बैन ख़त्म कर दिया गया था। अवामी लीग जिसने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिलाखिर बांग्लादेश बनने का वो सबब बनी, उसको भी यहाँ पर 26 मार्च 1971 को बैन कर दिया गया था। नेशनल अवामी पार्टी 2 दफ़ा बैन हुई है, एक दफ़ा 1971 में और फिर 1975 में। इसी तरह जय सिंध महाज जो है, जस्कम जिसको कहते हैं, जस्कम में ये भी मई 2020 में बैन हुआ था। लेकिन तहरीक लब्बैक का तो हम बता चुके हैं। अवामी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, जो पहले महाजिर कौमी मूवमेंट थी, ये भी 2 मरतबा बैन हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि इस बैन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि यही पार्टियां फिर मुख्तलिफ नाम से अपने आप को रजिस्टर करके फिर मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। कारी साहब, फिर हल क्या है? आपने भी यही बात की कि पहले बैन कर दिया जाता, फिर हमने माजी में भी देखा कि बैन किया फिर हटा दिया। इनकी एक हिस्ट्री है पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की, तो फिर हल क्या है? रिफॉर्म किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, क्रैकडाउन जो है वो अल्टीमेटली इफेक्टिव होना चाहिए। इस नौइयत की जो पार्टीज हों उनकी जो फंडिंग है, जो उनके पीछे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस या अदारे हैं या बाहर की मुल्की और गैर मुल्की सपोर्ट है, उसके ऊपर कदगन लगाने की बजाय पहले मॉनिटर करना चाहिए। और अगर वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन जो है वो होना चाहिए। उस्मान बुखारी की बात हम कर रहे थे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें काफ़ी तफसील उन्होंने मुहैया की है। पहली बात तो है, उन्होंने कहा कि अब ये रिजॉल्व है सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों का कि अब जत्थों को हुकूमती रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी अंडर नो सर्कमस्टांस। जी, TLP कारकुनों का तरीक़ाकार है कि वो पुलिस मुलाजमीन को घेर लेते हैं, यरगमाल बनाते हैं, उनसे असला छीनते हैं और फिर उसी असले को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। 2021 के एहतजाज में TLP कारकुनों ने 3498 आंसू गैस शेल, 23 आंसू गैस गन्स, 326 एंटी राइड किट्स, 2 12 पिस्तौल और 1 सब मशीन गन छीनी थी। और यही असला ये जो मरीदके में वाक़या हुआ है उसमें इस्तेमाल होने की शवाहद जो है वो इस वक्त अथॉरिटीज़ के पास है। अब ये जो हालिया एहतजाज हुआ है उसमें भी आप देखिए, इस दौरान 8 पुलिस की गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया, 1 सब मशीन गन, 2 पिस्तौल 12 बोर के और 945 गोलियां छीन ली गई। मुजाहिरीन ने 197 हेलमेट, 22 सेफ्टी किट्स, 130 सेफ्टी शीट्स वो जो आगे लगाते हैं, 1 आंसू गैस गन और 984 आंसू गैस शेल छीने। अब आप ये देखें कि जब ये इस तरह की नौबत हो कि वो जो लॉ एनफोर्सर्स हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जब आप उनको यरगमाल बनाएंगे, उनके असले को छीनेंगे, फिर उन्हीं पर इस्तेमाल करेंगे, शुड दिस बी अलाउड? नो, डेफिनेटली नॉट। आगे देखें, अब वो ये कह रही हैं कि खसूसी प्रोसिक्यूशन सेल जो है वो कायम कर दिया गया है, जिसमें 559 मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया। इनमें से 161 को जेल भेज दिया गया है, जबकि 190 अदालती रिमांड पर हैं। ये है क्रैकडाउन की तस्वीर इस वक्त। कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे इब्तिदा में कहा था कि आ बैल मुझे मार, ये सब कुछ जो उन्होंने किया ये उनको इदराक होना चाहिए था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि जो क़यादत ये इदराक नहीं रखती कि उनके किसी इकदाम से क्या नुकसान पहुंचेगा, वो कैसे इतने पुरतशद्दुद और इतने जोशीले लोगों को की क़यादत कर सकती है। बुखारी साहब, जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया है, फिर जिस तरह से आप बात करें बैन कर देना, आपको लगता है कि ये हल है? क्योंकि आपने खुद भी इस बात की निशानदेही की है कि ये किसी और नाम से जो है वो पार्टी बना लेंगे और अगेन यही सारा कुछ हम होता हुआ देखेंगे। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि एक दफ़ा जब मंजरनामा जो है वो हमारे सामने आ जाता है, जब इसकी ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ सारी दुनिया ने वीडियोस के ऊपर देखी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर खुद चलाई हैं और ख़ुद चला के कहा है कि देखिए हमने क्या मार के मारे हैं। तो जब आप ये महसूस करें कि ये सारा कुछ जो है स्टेट की रिट को चैलेंज है, तो स्टेट को एक्ट करना पड़ता है, मॉडर्न दुनिया में भी, एडवांस दुनिया में भी, फर्स्ट वर्ल्ड में भी, थर्ड वर्ल्ड में भी। ये एक इख्तियार आइनी तौर पर हुकूमत के पास है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत है, चाहे वो लॉ एनफोर्सर्स हैं, कि किसी को भी रिट की चैलेंज को स्टेट की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर आप इसे इस एतबार से देखें तो आपको इन तमाम इक़दामात के अंदर कोई ना कोई जस्टिफिकेशन और कोई ना कोई लीगल चीज़ जो है वो महसूस होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस वक्त दिस इज़ टू लेट कि अब वो इस वक्त कोई समझौते की बात करें, लेकिन इसके बगैर चारा नहीं है जी, क्योंकि अगर वो दोबारा रजिस्टर होंगे दोबारा बैन हो सकते हैं जी। लेकिन बुखारी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इस तरह के जब भी सख्त फैसले लिए जाते हैं तो यूजुअली उसके बाद ये एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि ये सियासी इंतकाम है और अपोजिशन को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके खिलाफ आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसको कैसे काउंटर करना चाहिए? देखिए, आपने खुद भी उसका जिक्र किया था, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। 9 मई को आपको अच्छी तरह से याद है ना कि उन्होंने डिसोन किया, पहले नारे मारे और कहा कि देखें हमारे टाइगर्स ने क्या किया। जब देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई है तो फिर उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं हैं। जब मज़ीद गड़बड़ होगी तो उन्होंने कहा ये तो एजेंसियों के लोग थे।
तो ये ऐसा करने से होता कुछ नहीं है, वर्कर्स का भी नुकसान हो गया, उनके कैरियर्स गए। जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं अभी तक, आप जरा तस्वीर करें, वो जवान बच्चे जो थे जिनके कैरियर्स जो हैं वो सारे बर्बाद तबाह हो गए, उनके ख़ानदान वालों की जो ख्वाहिशात थी कि उनके बच्चे बड़े होके कुछ बनेंगे, वो सब कुछ रुल गया। कौन जिम्मेदार है? पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है जिसने उनको निकाला। यही हाल इसका भी है। जी जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, इसराइल पार्लियामेंट ने वेस्ट बैंक को इसराइल के अंदर जम करने की मंजूरी दे दी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बड़ा सख्त, और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस तरह का रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से, कि वो कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने ऐसा किया तो हमारी हिमायत जो है वो खो देगा। बुखारी साहब, क्या हो क्या रहा है? देखिए, एक तो ये कि सूरत हाल गज़ा में नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत वल्नरेबल है, बहुत डेंजरस है। पहले तो यहाँ तक भी कहा गया था कि शायद ये भड़कती हुई आग जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, जिसके बहुत चांसेस थे, अभी भी हैं। ये बात ख़त्म नहीं हुई है बिल्कुल, क्योंकि ये जो हरकत की है इसराइल ने, नेतन्याहू ने वैसे तो ड्रामा ये किया ना कि मेरी पार्टी ने तो वोट ही नहीं दिया इसमें, लेकिन वो अलहदा रह के उसकी मुखालफत ना करके उन्होंने उनको सपोर्ट किया ना एक तरह से। लिहाजा ये जो बिल पास हुआ इसके ऊपर सबका रद्द-ए-अमल मेरी समझ में आता है, लेकिन मुझे ट्रंप का रद्द-ए-अमल जो है वो समझ में नहीं आया, इसलिए कि जितना ब्लाइंडली वो उसको सपोर्ट करते थे इसराइल को, उसके बाद ये इतना कैटेगोरिक स्टेटमेंट जो आया, फिर मैंने कोशिश की इसको कि मैं खंगालूं, अपने दिमाग में डालूं, चिप में डालूं और देखूं ये क्यों हुआ है। दो वजह है उसकी। पहली वजह तो यह है कि इंटरनेशनल ओपिनियन एक बहुत बड़ी फोर्सफुल चीज़ का नाम है, वो रेडिकली तब्दील हुई है अगेंस्ट इसराइल एंड इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। इज दैट राइट? यस। पूरी दुनिया के शहरों में, खास तौर से वेस्ट और फर्स्ट वर्ल्ड दुनिया जो है उसमें। लेकिन एक और बात हुई है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं गई हमारी, वो ये है कि नो किंग के ऊपर जो अमेरिका के 70 शहरों में 70 लाख लोगों ने मुजाहरा किया है, ये इसका भी वजन है। सो ट्रंप इज अंडर प्रेशर डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। अच्छा, लिहाजा उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर रिलीज कर सके। ये मुझे वहाँ 2 रीज़न समझ आई हैं कि उसने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है अपनी उस नाजायज़ औलाद नेतन्याहू के खिलाफ, जो आज तक जो कुछ भी करता रहा है उसके अंदर अमेरिका की और ट्रंप की उसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही है। बुखारी साहब, कहीं ये भी तो एक वजह नहीं है कि ट्रंप को ये खदशा रहा कि आफ्टर द वॉर अब इसराइल गजा पर अकेला कब्जा ना कर ले और उनका जो ट्रंप राइवेरिया का सारा मंसूबा है वो सैबोटाज ना हो जाए? देखिए, अमेरिका के प्लान्स के अगेंस्ट खड़ा होने की नेतन्याहू में हिम्मत न पहले थी ना अब है, इसलिए कि जिस दिन मशरिक़ वस्ता की रियासतों को ये यकीन हो गया कि अमेरिका इसराइल के साथ नहीं है, तो ये 4 घंटे की वारदात है टोटल। जितना बड़ा इसराइल है आपके सामने है, 4 घंटे में ये हुकूमत सब कुछ लिपेटी जा सकती है। और नाउ दैट ईरान हैज़ प्रूव्ड कि ये इतनी बड़ी मिथ नहीं है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जी, आयरन तो डोम ये की वो सपोर्ट myth के तो बगैर तो वो बिल्कुल एक दिन के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। जो इसका बयान है ना ट्रंप का, वो बकौल शायर के कि मोहब्बत मुद्दतों इस बेयकीनी से भी गुजरी है, ना उनको एतबार आया ना हमको एतबार आया। वाह, क्या ये एतबार नहीं है इनका कि ये जो कहा है उन्होंने इसके ऊपर कायम भी रहेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने हमेशा नेतन्याहू और इजराइल का साथ दिया। जी बिल्कुल। वैसे भी कोई आई वॉश भी हो सकता है। देखिए, आई वॉश इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ट्रंप कर सकता है अफोर्ड और ना ही नेतन्याहू अफोर्ड कर सकता है। थिंग्स आर गेटिंग इनटू ए सीरियस प्रोपोर्शन। अगर इस वक्त इस सूरत हाल को काबू में ना लाया जा सका, या नेतन्याहू, जिस तरह आप बार बार कह रही हैं, मेरा दिल करता है कि मैं भी मान जाऊं आपकी बात कि कहीं इसराइल और नेतन्याहू अमेरिका के हाथ से निकल तो नहीं रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दैट विल बी डिजास्टर्स। क्योंकि बुखारी साहब उल्टा हो रहा है, अब ऐसे लगता है कि जैसे नेतन्याहू बुली कर रहा है अमेरिका को, बार बार अमेरिका अपने लोगों को, अपने डिफरेंट ओहदेदारों को वहां भेज रहा है, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि इट शुड बी अदर वे अराउंड। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, कल भी आपने कहा था, मैंने कल तो अवॉइड की थी ये, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आती है कि गालिबन कुछ ऐसा हो रहा है जो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक नहीं है। इसीलिए वहाँ पर एक लीडर, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जा रहे हैं, वहाँ पर अपने रोबियो जा रहे हैं जो वजीर खारजा हैं उनके, वो जो विटकॉफ जो है वो जा रहे हैं वहाँ पर। तो प्रेशर तो अमेरिका की तरफ से इसराइल के ऊपर है, लेकिन ट्रंप ने साथ साथ हमास को भी धमकी दी है। उन्हें हमास को भी कहा है कि अगर जंगबंदी की खिलाफवर्जी की तो नतीजे तबाहकुन होंगे, लेकिन अब तक
हमास ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जी, है। ये तो उनके अपने दामाद कह रहे हैं। ये बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर तो बयान हो सकता है, जी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात मैंने किए थे और ख़ास तौर से जो 8 मुल्कों के मुस्लिम और अरब ममालिक के लीडर आए थे, जो मैंने उनके साथ वादे किए थे, मैं उनसे नहीं फिर सकता। लेकिन बुखारी साहब, इस बयान की क्या ही वक़्त रह गई जब उन्होंने मुआहिदा ही कंप्लीटली वो चेंज कर दिया जो उन्होंने मुसलमान लीडर्स के साथ एग्री किया था। देखिए, वो एक अलग अलग कंट्रोवर्सी है जी। अगर वो इतना रेडिकल डिपार्चर होती उससे, तो ये वो जो 8 लीडर थे उनको चिल्लाना तो चाहिए था ना। चिल्लाया तो कोई नहीं है, सब ने उसकी तारीफ की है कि जनाब कमाल कर दिया ट्रंप साहब ने। सो एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये है कि इजरायली पार्लियामेंट ने जो ये हरकत की है, इसकी टाइमिंग देखें आप क्या है। यानी इसकी टाइमिंग बहुत क्रूशल है। हम बात कर रहे हैं गजा में अमन होने की, हम बात कर रहे हैं कि जो गजा का लेजिटिमेट टेरिटरी है उसको किसी तरह से वेकेट कराया जाए, और इजरायली पार्लियामेंट जो है वो जा रही है मजीद इलाकों के ऊपर कब्जा करने। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि हैविंग सेड दिस, ये बाज रहे इसराइल ये करने से तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना जैसा मैंने आपको कहा कि अब एक आखिरी ऑप्शन रह गया है हमास के पास भी, फ़लस्तीनियों के पास भी, कि वो इस जंग को पूरी दुनिया में फैला दें। मैं कतन इस जंग को फैलाने की हमायत नहीं कर रहा, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी का गला आप इतना घूंटेंगे कि वो अपनी सरजमीन के ऊपर चल फिर भी ना सके, तो वो फिर बैटल ग्राउंड को फैला देगा पूरी दुनिया तक। जी। ये पहले हो चुका है, ये अब दोबारा अगर हुआ तो बहुत ही डिजास्टरस होगा। बुखारी साहब, कीपिंग इन व्यू द हिस्ट्री, आपको लगता है कि वाकई इस बात में कोई वजन है कि जो है इसराइल, अमेरिका इसराइल की हिमायत छोड़ सकता है? देखिए, जैसा हम अक्सर कहते रहे हैं कि अमेरिका जो है उसके जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो एक तरह से यरगमाल हैं वहाँ यहूदी लॉबी के, और ख़ास तौर से यहूदी लॉबी वो जिसमें डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो ज़ायनिस्ट ज्यूज़ का है। पूरी इंडस्ट्री पर उनका कब्जा है, पूरे जुडिशियल सिस्टम पे उनका कब्जा है, पूरी ऑटो इंडस्ट्री पे उनका कब्जा है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक, एंड यू नेम इट। यानी उनकी जो इकोनॉमी है अमेरिका की, वो सारी की सारी जो है वो एक बॉल की तरह से ज्यूज़ के हाथों में है। क्या अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है कि इतना बड़ा रिस्क ले? होना ये एक दिन ज़रूर है, ये आज होगा, 10 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा। अल्टीमेटली अमेरिका को इस जियोश लॉबी के यरगमाल के तौर पर अपनी सूरत हाल को तब्दील करना होगा। हाउ फास्ट विल दैट हैपन, दैट रिमेन्स ए क्वेश्चन। इस वक्त जी गजा की सूरत हाल जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत वल्नरेबल है। लोग वहाँ अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं, आपने फिर उनके ऊपर बमबारी के सिलसिले शुरू कर दिए हैं। एरियल बॉम्बिंग भी हो रही है, वहाँ जो ग्राउंड फोर्सेस जो वहाँ मौजूद हैं इसराइल की, वो शूटिंग के ज़रिए भी लोगों को मार रही हैं। अगर यानी जंग के दौरान एवरेज 50 से 70-80 बंदे शहीद होते थे, और अगर जंगबंदी के बाद एक दिन में 100 बंदा शहीद हो रहा है, तो ये काहे कि जंगबंदी है? हाउ डू आई कॉल इट ए सीज फायर? यस। और बुखारी साहब, जो भी अमरीकी अहदेदार वहाँ पर जा रहे हैं, लीडर्स जा रहे हैं, वो बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये बहुत फ्रेजाइल है जंगबंदी, और वो मतलब बार बार ये बात कर रहे हैं कि इसराइल किसी भी टाइम पर जो है वो दोबारा से शुरू कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा? ये बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए कि वो मुआहदा जिसकी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा किया है, उसमें 4-5 मुल्कों की अफवाज के ऊपर एक फोर्स तैयार होनी थी जिसने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी वगैरह को इंश्योर करना था। जी। इनिशियल तासुर ये था कि ये मुसलमान ममालिक की फोर्सेस होंगी, याद है आपको? बिल्कुल याद है। और अब आप देखें कि तुर्की का जिक्र आता है तो तब नेतन्याहू नाचने लग जाते हैं। जी। अगर इंडोनेशिया ने ऑफर की थी तो उसका कहीं जिक्र नहीं है। इजिप्ट बार बार कह चुका है कि हमने तो पुलिस वालों की ट्रेनिंग तक शुरू करा दी थी कि ये लोग जाके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। मुझे लगता है ये कि नेतन्याहू नहीं होने देगा ये कि किसी भी मुसलमान ममालिक की अफवाज जो है वो गजा के अंदर लैंड करें। बुखारी साहब, अगर ये मुआहिदा खत्म हो जाता है तो ट्रंप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? That is why Trump has given such a strong statement. Now you are talking. Yes. That is it. वो नहीं चाहता कि दुनिया की लीडरशिप के सामने वो इतना वल्नरेबल हो जाए, इतना वीक हो जाए कि वो किसी एक होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद भी अगर नहीं करा सकता ट्रंप, तो फिर वो कहे का अमेरिका का प्रेसिडेंट है। दैट इज द स्टेक। बिल्कुल। बुखारी साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और मिस्र और कतर, अब इन सब ममालिक की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है और मजम्मत की जा रही है इसराइल के एक्ट्स की। क्या लग रहा है कि रीथिंक किया जा रहा है इस मुआहिदे को? एब्सोल्युटली, खास तौर से पाकिस्तान।
यस, आपको याद होगा कल भी मैंने कहा था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और आज उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। हम तो अब जो बात कर रहे हैं वो अब कोई भी नहीं कर रहा था। हम कह रहे हैं 1967 की पोजीशन पे वापस जाएं जी। हम कह रहे हैं कि वहां पर फलस्तीन की रियासत कायम करें। हम कह रहे हैं कि इसका दारुल खिलाफा जो है वो कुद्स शरीफ में होगा जी। ये तो प्री वॉर पोजीशन थी ना जी। बिल्कुल। तो उस तरफ पलट के जब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है तो मुझे लग रहा है ये कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अब तक हमने किया है उसको भी रिव्यू किया जा रहा है और अब हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर गौर गौस हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बुखारी साहब, हमारी फौजें गजा में लैंड करें, क्या ये भी ऑप्शन कंसीडर किया जा रहा है? देखिए, इनिशियली ऐसा लगा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से तारीफ हो रही थी हमारे फील्ड मार्शल की और प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे थे, मेरा ख्याल ये था कि कहा जाएगा हमसे कि हम भी अपनी फोर्सेस जो है वहाँ भेजें। लेकिन मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि नेतन्याहू ने फिर इसमें रुकावट डाली है। वो नहीं चाहता कि गजा के अंदर किसी भी इस्लामिक मुल्क की फोर्स जो है वो आके वहाँ और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को संभाल लें। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी साहब ने अडियाला रोड पर जो है वो धरना दे दिया क्योंकि उन्हें बानी तहरीक इंसाफ से नहीं मिलने दिया। शाही से लग रहे थे आज मुझे सुहेल बुज़ार साहब। असल में वो कुछ कहना भी चाह रहे थे, कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। वो जो मेरे सामने जो ब्रीफ रखा हुआ है उसमें ये है कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक जगह ये कहा कि वो एक शख्स आया था KPK में और उसने कहा था कि ये वज़ीर आला नहीं चाहिए। उनकी इस हिस्से मिजाह पर मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है, वो पढ़े बगैर नहीं रह सकता। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती जी आप, वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। वो 3 स्टार जनरल था भाई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर में बैठ के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर मौजूद थी। नाम लेना, उसका नाम लेते हुए क्यों शर्माते हैं। ये आपके बहुत कुछ लगते थे पहले जी। आपको इक़्तिदार के ख्वाब की ताबीर इन्हीं लोगों ने दी थी। ATS बिठा के जो आपको इलेक्शन जितवाया गया था, आप इनको पहचानते नहीं है, बड़ी हैरत की बात है। RTS ठीक है, मगर वो क्या करे बेचारा, उसका बानी नहीं पहचानता जो बराह रास्त मशकूर था, जिसको मशकूर होना चाहिए था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए एक बात जो आजकल अदालतों में लेके गए हैं ये, और आज उसके ऊपर हुक्मनामा भी जारी हो गया है कि जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें होती हैं वो कराई जाए जी। मैं 2-3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ यानी PTI की क़यादत से। बेगम साहबा तो जेल में हैं, हर पेशी पर मुलाकात होती है, वकला हर पेशी पे मौजूद होते हैं, बहनें भी हर पेशी पे जाती हैं, औलाद आने के लिए तैयार नहीं है मिलने के लिए, तो फिर इसको सेक्रेटेरिएट बना दें PTI का। आप मुझे बताएं ना कि इसका मतलब ये है कि जिसका दिल चाहे वो गाड़ी में बैठे अडियाला जेल आ जाए कि जी मेहरबानी से मिलना है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनको तो मिलने दिया जाना चाहिए ना। देखिए ना, आखिर कोई वजूहात है ना कि इन मुलाकातों को अब्यूज किया गया है। गंडापुर के साथ क्या हुआ, पहले वो जब उनका दिल चाहता था मिलते थे, फिर यहाँ से अगर पैगाम स्टेट के अगेंस्ट बाहर जाना है कि जाके जुलूस निकाल लो, लॉन्ग मार्च कर लो, जाके इस्लामाबाद में कब्जा कर लो, तो फिर कोई ना कोई तो रोकेगा ना। अभी देखें आज जो बहुत डेंजरस चीज़ हुई है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई है। जेल में सियासी लोगों का सियासी गुफ्तगू करने के ऊपर पाबंदी की एक शिक मौजूद थी जिसे इनकी हुकूमत ने फारग कर दिया था, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी है जी। मैं अब देखूंगा कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं अंदर पेशी के मौके पे, कैसे बाहर बैठ के मेला लगाया जाता है। वो जेल है भाई, आपका घर नहीं है, ना आपका सूबा है, ना आपका सेक्रेटेरिएट है। लेकिन भाई साहब सुहेल अफरीदी साहब तो कह रहे हैं वो तब तक काबीना तश्कील ही नहीं देंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। तो ऐसे तो वो फिर साबित कर रहे हैं ना कि वो सूबा नहीं चलाना चाहते। ऐसे तो सूबा हॉस्टेज बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुझे अभी इस बात के ऊपर हैरत है कि क्या एक ऐसा शख्स जो क्रिमिनल मुकदमे में सजा याफ्ता हो वो सियासी मशावरत कर सकता है, पार्टी को लीड कर सकता है। ये तो मुझे हैरत है कि किसी ने अब तक पूछा नहीं है ये। लेकिन बुखारी साहब वो तहरीक इंसाफ वाले ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जब बड़े मियाँ साहब बाहर थे लंदन में तो उनकी मुलाकातें भी होती थी, फिर जरदारी साहब से भी जेल में मुलाकातें ऑन एंड ऑफ चलती रही हैं। देखिए मुलाकातें होना अलग बात है, ये कहना कि मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा जब तक वहां से मशावरत नहीं मिलेगी मुझे, ये तो किसी ने नहीं कहा था। आपने तो बेटी बाप को मिलने गई थी, जेल में गिरफ्तार कर लिया था आपने बाप के सामने, याद है जी।
मतलब है ये जो मुकाफात अमल जिसको कहते हैं ना, उन्होंने कहा था मैं जेलें भर दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब आप खुद जेल के लेकिन अंदर बुखारी साहब सियासी इंतकाम कोई भी ले है तो गलत चीज। और भाई ये सियासी इंतकाम आप कह रही हैं, कोई जी शऊर आदमी नहीं कहेगा क्योंकि सजा हुई है अदालत से। जी सियासी इंतकाम नहीं है, इनको चाहिए। असल में बात ये है ये सजा इन्हें क्यों हुई है, सजा इसलिए हुई है कि वो जो एक ख़ास किस्म की अदलिया का अहद है ना इनके दौर में, जो साकबी, खोसवी, गुलजारी, बंदियाली, वो अब नहीं रहा। जी अब अदालतों में सहूलतकारी नहीं हो रही, इस वजह से उन्हें खदशा है कि अभी सजाएं और होंगी। अभी तोशाखाना 2 है, अभी फॉरेन फंडिंग केस है, अभी साइफर भी अल्टीमेटली फारग नहीं हुआ है। लेकिन बुखारी साहब जुनैद अकबर साहब तो बिल्कुल एक जो है वो सेटिस्फाई नहीं है अभी करंट अदालती निज़ाम से। वो तो कह रहे हैं कि अदालत इंसाफ हमें हमारी मर्जी का नहीं दे रही, इसलिए अदम एतमाद मैंने कर आपसे दें। कहा ना कि उनको तो वो अदालतें चाहिए, ये आप कौन सी अदालतें ले आई हैं जो इंसाफ करने बैठ गई हैं। जी हमें तो वो चाहिए बानी को कहे गुड टू सी यू सर, इनको ले जाएं, इनको एक रेस्ट हाउस में ठहराएं और इनके दोस्तों की मुलाकात कराएं उनसे। ये कौन सी अदालतों में इंसाफ होता था, उन्हें वो चाहिए। जी बुखारी साहब एक और यू टर्न हो गया है अब उमर अयूब और शिबली फराज साहब की सीट पे। पहले तो कहा था इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, अब हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में। मेरे ख्याल से आप वाहद खातून हैं जो अभी भी बिलीव करती हैं कि जो वो कहें शाम को मुकरेंगे नहीं। सुबह दोपहर शाम में एक ही इशू के ऊपर 3 बयानात का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है जी इसलिए। और फिर जो लीडर बवांगे धोल ये कहे कि यू टर्न लेना बड़े लीडरों की निशानी है, तो कि दादी देनी चाहिए मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं कर सकते आप। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।